प्रोटीन की दो संरचनाएं हम पढ़ चुके थे। अब ये प्रोटीन की तृतीयक और चतुर्थक संरचना है और एक हेडिंग है प्रोटीन का विकृतीकरण। इसको एक दो बार आप लोग देख के पढ़ लेंगे तो प्रोटीन से जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है वो समाप्त हो जाएगा। वैसे ज़्यादा चांस है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ही पूछता है, थोड़ा इजी करके। अगर टफ बनाएगा पेपर तब हो सकता है कि प्रोटीन की द्वितीयक तृतीयक संरचनाओं के बारे में आपसे पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप पूरी तैयारी रखिए कि कुछ भी आए तो हम लिख लें एग्जाम में। तो अगला है प्रोटीन की तृतीयक संरचना। इस संरचना में संपूर्ण प्रोटीन अणु त्रिविमीय स्थान में वलयित होकर विशिष्ट आकृति बनाता है। इसमें क्या होता है ना, ये दूसरा कुछ रोग नहीं है। प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमने सेकेंडरी बनाया था और सेकेंडरी स्ट्रक्चर से ये टर्शियरी बनेगा, बाकी कुछ नहीं है। तो वहाँ पे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल हो जाता है। तो अगर कहा जाए कि नेचुरल प्रोटीन है, वो हमेशा मतलब कि मैक्सिमम चांस होता है कि जो नेचुरल प्रोटीन होता है वो टर्शियरी स्टेट में ही पाया जाता है। इस संरचना में संपूर्ण प्रोटीन अणु त्रिविमीय स्थान में वलयित होकर विशिष्ट आकृति बनाता है। जैसा कि सामान्य पीएच तथा ताप पर प्रत्येक प्रोटीन ऐसी आकृति ग्रहण करते हैं जो अधिक अस्थायी हो। यह आकृति एक दिए गए एमिनो अम्ल अनुक्रम के लिए विशिष्ट होती है। इसे प्रोटीन की प्राकृत अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की प्राकृत अवस्था ही प्रोटीन की तृतीयक संरचना बनाती है। उदाहरण से हम इसको क्लियर समझेंगे होता क्या वास्तव में। अल्फा कैरेटिन नाम आपने सुना होगा, रेशेदार प्रोटीन का भी एग्जाम्पल है, वहाँ भी पढ़े थे अल्फा हेलिक्स वाले में अल्फा कैरेटिन। तो वही है उदाहरण, उसी से हम समझते हैं कि अल्फा कैरेटिन की संपूर्ण लंबाई में अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। इन प्रोटीनों में अनेक अल्फा हेलिक्स एक दूसरे के साथ कुंडलित होकर छड़ अथवा रस्सी के समान तृतीयक संरचना बनाते हैं। कुछ होता नहीं, अल्फा हेलिक्स आपस में कुंडलित हो जाएंगे, बन जाएगी क्या, तृतीयक संरचना। तो प्रोटीन तो 2 टाइप के, एक रेशेदार और एक ग्लोबुलर प्रोटीन। तो अब ग्लोब्यूलर में होता क्या है, अगर ग्लोबुलर का केस है, हेलिक्स का तो केस क्लियर हो गया। मतलब रेशेदार प्रोटीन के बारे में तो हो गया कि 2 अल्फा हेलिक्स आपस में कुंडलित हो जाते हैं और तृतीयक संरचना बन जाती है। लेकिन ग्लोबुलर के केस में क्या होता है कि ग्लोबुलर प्रोटीनों के विभिन्न भागों की विभिन्न द्वितीयक संरचनाएं हो सकती हैं। ग्लोबुलर में होता क्या है कि एक ही प्रोटीन में कहीं अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, कहीं बीटा प्लीटेड शीट संरचना होती है, कहीं कोई संरचना नहीं होती। तो उसी को कह रहा है विभिन्न द्वितीयक संरचनाएं हो सकती हैं। प्रोटीन के ये विभिन्न भाग वलयित होकर अणु को गोलाकार आकृति प्रदान करते हैं और फिर क्या बन जाता है, तृतीयक संरचना। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछता है कि प्रोटीन का अस्थायित्व किसके कारण होता है। तो वलयन या कुंडलित होने की प्रॉपर्टी किस वजह से होती है। तो वलयन अमीनो अम्लों के पार्श्व श्रृंखला समूहों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं, कौन कौन क्रियाएं आपस में, मतलब अट्रैक्शन की कौन कौन सा बल हो सकता है। तो वांडरवाल बल, डाइसल्फाइड सेतु ब्रिज बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी के कारण होता है। तो अस्थायित्व तो पूछता है, प्रोटीनों का अस्थायित्व किन बलों के कारण होता है या किसके कारण होता है, किस प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं के कारण होता है। तो वांडरवाल, डाइसल्फाइड से तो हाइड्रोजन आबंध, स्थिर वैद्युत बल भी काम करते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है कि आप स्ट्रक्चर से इसको समझाइए। तो स्ट्रक्चर से आपको समझाना होगा तो देख लो, यहाँ पे आप पढ़े हो कि अमीनो एसिड में एल्किल ग्रुप होता है और बहुत से अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या बोलते हैं, सल्फर भी पाया जाता है। और प्रत्येक अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक समूह भी होता है और एमिनो ग्रुप भी होता है। कार्बोक्सिलिक समूह हाइड्रोजन रिलीज करता है और NH2 समूह क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलेट आयन और अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। और C डबल बॉन्ड समूह और साथ में NH समूह दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। तो आपको करना कुछ नहीं, क्या करना, एक लाइन ऐसे खींच देना, टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ठीक है, एक लाइन नीचे टेढ़ी मेढ़ी लाइन ऐसे खींच दीजिएगा, ठीक है। अन्योन्य क्रियाओं का अगर रिप्रेजेंटेशन पूछ देता है तब तो आपको क्या करना, एल्किल समूह ले लेना। मान लो ये हमने ले लिया है आइसोप्रोपिल, ये 2 एल्किल समूह। तो उदासीन परमाणुओं के बीच में जो बल लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वांडरवाल बल। तो ये क्या हो जाएगा, वांडरवाल अन्योन्य क्रिया। सल्फर होता है ना तो डाइसल्फाइड, ये मान लीजिए 2 अल्फा हेलिक्स है, ये हेलिक्स है, ये हेलिक्स है, दोनों के बीच के किसकी वजह से कुंडलन हो रहा है, ये सारे बल हैं। देखो S है, S है, देखो ये ब्रिज टाइप बन रहा है, सल्फर सल्फर सल्फर, इसलिए इसका बोलते हैं डाइसल्फाइड अन्योन्य क्रिया बोलते हैं, या सल्फाइड डाइसल्फाइड सेतु भी बोला जाता है। अब इस केस में देखो ये एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन रिलीज करके माइनस में कन्वर्ट हो गया
और ये एक्सेप्ट करके प्लस में हो गया, तो प्लस माइनस के बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत बल अनुक्रिया या अट्रैक्शन। और यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O और NH का H, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आबंध। अब बहुत ही ईजी है, क्या करना है? बस ऐसे लाइन खींचिएगा, ऐसे करके ऐसे 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 कर देंगे, दोनों तरफ से, दोनों के बीच में आपको दिखा देना है। एक एल्किल समूह दिखा दीजिएगा, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वैन डर वाल होगा। सल्फाइड को क्या करना, दोनों को जोड़ देना है, ऐसे बॉन्ड लगा के एस 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 करके डाइसल्फाइड हो जाएगा। कार्बोक्सिलेट बना देना, अमोनियम बना देना, दोनों के बीच का ये जो अट्रैक्शन ये वाला ऐसे ऐसे बना देना। तो ये समझ लो क्या हो गया? स्थिर वैद्युत अट्रैक्शन हो गया। और ये CO और H के बीच का जो बॉन्डिंग है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। आप रिप्रेजेंटेशन अगर ईजी करेगा क्वेश्चन को, तो अगर पूछेगा रिप्रेजेंटेशन तो बना देंगे, वरना होता क्या है बहुत आसान, करना कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं देखे रहोगे तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे, इसलिए एक बार जरूर देख लेना। अब अगला है चतुर्थक संरचना। प्रोटीन की चतुर्थक संरचना। कुछ प्रोटीन दो या अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं, जिन्हें उप इकाइयाँ कहते हैं, का सम्मिलित रूप होती है। मतलब दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, उनको मिला करके बनाया जाता है। कुछ प्रोटीनों ऐसे होते हैं जिनमें उप इकाइयाँ होती हैं। तो दो या दो से अधिक टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स हो जाएंगे तो उनका नाम सब यूनिट पड़ जाता है उप इकाई। तो उप इकाई समान या भिन्न होते हैं, समान भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, जो परस्पर असहसंयोजी बलों जैसे हाइड्रोजन आबंध, वैन डर वाल बल अन्य क्रियाओं द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। प्रोटीनों के जुड़ने का कारण ये अमीनो एसिड आपस में किसके द्वारा जुड़ते हैं? या तो वैन डर वाल बल होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वैन डर वाल बल नहीं, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर ही हम प्रोटीन की संरचना को डिस्क्राइब करते हैं। अब देखो, उप इकाइयों की परस्पर दिक् स्थान व्यवस्था को चतुर्थक संरचना कहते हैं। बस एक स्पेस में अगर इसकी व्यवस्था दिखा दी जाए 3D में, इसी को हम क्या बोलते हैं? चतुर्थक संरचना। उदाहरण कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन चतुर्थक संरचना प्रदर्शित करने वाली प्रोटीन का उदाहरण है। हीमोग्लोबिन में ये चतुर्थक संरचना पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ये होगा, देखो प्रोटीन की चारों संरचनाओं को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसमें प्रत्येक बिंदु एक अमीनो अम्ल को प्रदर्शित करता है। मान लो पूछता ना जाए कि प्रोटीन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए, 2 नंबर में पूछ दिया, तो आपको स्ट्रक्चर बना देना। स्ट्रक्चर बनाने में कुछ करना नहीं है, ये सीधा लाइन है, ऐसे 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 सीधा बना दे, डॉटेड डॉटेड कर दोगे, ये क्या हो गया? प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसी का ऐसे कुंडली बना दो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। थोड़ा कुंडली को एक बार ऐसे घुमा दो तो टर्शियरी। क्वार्टरनरी बनाना है तो ऐसे जिधर से मन करे उधर से कुंडलन ऐसे घुमा घुमा के बना दीजिए। लिख दीजिएगा, प्रोटीन की चारों संरचनाओं को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसमें प्रत्येक बिंदु एक एमिनो अम्ल को प्रदर्शित करती है। बस ऐसे करके ये बना दीजिएगा, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, और ऐसे इधर उधर कर दोगे तो क्वार्टरनरी बन जाएगा। क्लियर? अब आगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट उदाहरण है जो मैक्सिमम कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको तो आप हर हाल में रट लेंगे। प्रोटीनों का विकृतीकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या है? देखो, जैविक निकाय में पाई जाने वाली विशेष त्रिविम संरचना तथा जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत प्रोटीन। जनरल जो मतलब कि किसी भी जैव सिस्टम में पाया जाता है, जैव निकाय में कोई भी प्रोटीन, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत प्रोटीन। अगर प्रोटीन में डिस्टर्बेंस आ जाए उसी को क्या बोलते हैं? विकृतीकरण। तो यहाँ से डिफिनीशन है, अगर आप चाहो तो यहाँ से लिखेंगे अगर पूछेगा तो। जब प्राकृत प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन का मतलब ताप में परिवर्तन और pH में परिवर्तन आती है, या ताप बदल दो या pH बदल दो, तो भौतिक परिवर्तन करते हैं तो हाइड्रोजन आबंधों में अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो जाती है। हाइड्रोजन बंध क्या हो जाते हैं? अव्यवस्थित हो जाएंगे, जिसके कारण गोलिका खुल जाती है तथा हेलिक्स अकुंडलित हो जाती है। गोलाकार पता है ना कि द्वितीयक तृतीयक संरचना में कुंडली बनती है, वो कुंडली क्या हो जाएगी? खुल जाएगी और सीधा सीधा हो जाएगा, मतलब अकुंडलित हो जाएंगी सारे हेलिक्स। और प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देती है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देती है। इसे प्रोटीन का क्या कहते हैं? विकृतीकरण। कहने का कुछ मतलब नहीं है। pH और ताप में परिवर्तन से प्राकृतिक प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीनों का विकृतीकरण। तो ये तो हम तो ऐसे लिखवा दिए, अब इसको आप 1-2 बार पढ़ लोगे तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। बस याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन मतलब ताप में परिवर्तन कर दें या pH में परिवर्तन कर दें, तो प्रोटीनों के बीच में प्रोटीन में एमिनो अम्लों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से कुंडली बनती है, उसमें अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो जाएगी, गोलिकाएं जितनी होंगी खुल जाएंगी, हेलिक्स अकुंडलित हो जाएगा, जैविक सक्रियता खो देगा प्रोटीन। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोटीनों का विकृतीकरण। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि विकृतीकरण के दौरान प्रोटीन की कौन सी संरचना नष्ट नहीं होती है?
तो विकृतीकरण के दौरान सेकेंडरी तथा टर्शियरी संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, परंतु प्राइमरी संरचना अप्रभावित रहती है। क्यों? मान लो अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर है तो उसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी तो टर्शियरी कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी फिर खुल जाएगा तो सीधा ही तो होगा। और सीधा वाली संरचना को क्या बोलते हैं? प्राइमरी। तो विकृतीकरण के दौरान सेकेंडरी और टर्शियरी संरचनाएं नष्ट नहीं होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, परंतु प्राइमरी संरचना अप्रभावित रहती है। याद रखिएगा, ऐसे एक क्वेश्चन बन जाएगा। उदाहरण अगर देख लें, उबालने पर अंडे की सफेदी का स्कंदन विकृतीकरण का एक सामान्य उदाहरण है। अंडा बॉयल कर दो तो जब बॉयल हो जाता है तो पूरा एक सॉलिड टाइप का हो जाता है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? तो विकृतीकरण हो गया। कहेंगे कि अंडे का क्या हो गया? विकृतीकरण। इसी तरह अगर दही जम गया, दूध से दही बन गया, ये भी क्या है? विकृतीकरण का एक उदाहरण है। अब देखो, ये विकृतीकरण जो है ना, ये मतलब कि उत्क्रमणी भी हो सकता है, अनुत्क्रमणी भी हो सकता है। तब अंडे से मान लीजिए बॉयल हो गया अंडा, तो फिर उसको मतलब कि वापस लेके आना चाहें तो नहीं होता है। लेकिन बहुत से ऐसे मतलब कि प्रोटीनों का विकृतीकरण होता है कि हम चाहें तो उसको फिर वहाँ से विकृत होने के बाद से भी वापस हमको प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं। तो इसके लिए भी एक टर्म कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोटीन का पुनर्जनन किसे कहते हैं? जब विकृत प्रोटीन को ताप तथा पीएच की ऐसी दशाओं में लाया जाता है जिसमें प्राकृत प्रोटीन अस्थायी होती है, प्रोटीन अपनी द्वितीयक तृतीयक संरचनाएं पुनः प्राप्त कर लेती है, यह प्रक्रम प्रोटीन का पुनर्जनन कहलाता है। तो ये प्रोटीन का जितना भी मतलब क्वेश्चन आने वाला था एग्जाम में आएगा, कंप्लीट इससे बाहर से नहीं ये पूछेगा, तो सारे क्वेश्चन लिखवा दिया गया प्रोटीन के बारे में। और एमिनो एसिड जो है ना, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स ये सब पढ़ाया गया होगा, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। सिर्फ प्रोटीन के बारे में था, तो इसको आप एक दो बार अच्छे से देख के पढ़ लेना। और एग्ज़ाम में सब नहीं लिखना होता है, इसी में से कोई एक टॉपिक थोड़ा हल्का सा छोटा सा पूछेगा तो वही लिखना है, लेकिन पढ़ना सब है। सब पढ़े रहोगे तो एग्ज़ाम में सब याद आ जाता है और लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।